चैप्टर 6 हम डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर 6 में हमने जो है वो एग्रीगेट डिमांड को देखा था और एग्रीगेट सप्लाई को देखा था, फिर शॉर्ट रन और लॉन्ग रन सप्लाई को देखा था। तो अब इनको डायग्राम के जरिए जो है वो देखने की कोशिश करते हैं। डिमांड हमारे पास क्या थी कि आपका बायर जो है वो विलिंग है किसी भी प्राइस लेवल के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। एग्रीगेट डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ गुड एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी which buyer are willing and able to buy at a different price level। हम यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। x एक्सिस y एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिए। x एक्सिस के ऊपर हम लोग ले लेते हैं नेशनल आउटपुट, यहाँ पे हम ले लेते हैं आउटपुट। और y एक्सिस पे हम लोग क्या ले लेते हैं, प्राइस। अब हमारी डिमांड का रिलेशनशिप क्या था? डिमांड कर्व हमारी कुछ इस तरह की बनती है। अगर हमारी प्राइस यहां पर हो P1 हो तो आउटपुट हमारा यहां पर होगा। जैसे ही हम प्राइस अपनी P2 पे लेकर आएंगे, इसको डिक्रीज करेंगे तो आउटपुट हमारा इंक्रीज होके इस लेवल पर आ जाएगा। यानी कि अगर हमारी प्राइस यहाँ पर P1 है तो हमारा आउटपुट यहाँ पर Y1 होगा। और अगर ये हमारी प्राइस हम इसको कम करते हैं, P2 पे लेकर आते हैं, नीचे लेकर आते हैं, तो हमारा आउटपुट चला जाएगा Y2 के ऊपर। और ये हमारी क्या है, एग्रीगेट डिमांड। माइक्रो में भी हमने डिमांड को कंप्लीट डिटेल में डिस्कस किया था और मैंने आपको डायग्राम बनाकर जो है वहां पर भी आपको ये चीज समझाई थी। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, मैक्रो के अंदर एग्रीगेट डिमांड आ जाती है। वहां पे सिंपल डिमांड थी, यहाँ पे हमारे पास एग्रीगेट डिमांड आ जाती है। एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स कौन से हैं, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, वही जीडीपी वाले। जो जीडीपी है हमारे पास उसमें भी यही फैक्टर थे। और C जो है वो प्राइवेट कंजम्पशन है, I जो है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, G जो है गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, X माइनस M एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट जो है वो हमारे पास है। और हमने फिर इसको शिफ्ट होना भी देखा था कि ये मूव कैसे कर सकती है, इसमें जो है वो शिफ्ट कैसे आता है एक जगह से दूसरी जगह, जो है वो हमारी डिमांड चेंज कैसे होती है। उसमें हमने डिस्कस किया था कि ये डिमांड जो है अगर कंज्यूमर की प्राइस बढ़ जाए तो हमारी डिमांड मूव कर सकती है, इसमें शिफ्ट आ सकता है, ये राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर सकती है। इसी तरह हमने देखा था कि अगर ये हम कॉजेस पढ़ रहे हैं शिफ्ट आउट ऑफ द एग्रीगेट डिमांड, ये आपकी एग्रीगेट डिमांड यहां से यहां पे मूव कर रही है, आगे को मूव कर रही है। कब कर सकती है, जब कंज्यूमर हैज मोर इनकम हो, फर्म हैज, कंज्यूमर के पास ज़्यादा इनकम हो, उसके बाद गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो, एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा हो, इंपोर्ट कम हो, तब ये जो है वो सिचुएशन हमारे सामने देखने को मिल सकती है। और फर्म जो है वो इन्वेस्ट कर रही हो नए से नए प्रोजेक्ट्स के अंदर, तब ये जो है वो हमारा आगे को मूव करती है। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने एग्रीगेट सप्लाई देखी। जब हम एग्रीगेट सप्लाई देखने जा रहे थे तो हमने ये चीज़ डिस्कस की कि यहाँ पे सप्लायर विलिंग है डिफरेंट प्राइस लेवल के ऊपर अपनी प्रोडक्ट सप्लाई करने के लिए। हमने यहाँ पे देखा कि जी न्यू क्लासिक अप्रोच भी आती है और केनेजियन अप्रोच भी आती है। न्यू क्लासिक अप्रोच वालों ने ये कहा कि यहाँ पर जो है वो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई भी होती है, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई भी होती है। इनका मानना यह था कि शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई भी होती है, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई भी होती है। इन्होंने भी इसी तरह जो है वो यहाँ पर ली प्राइस, नीचे इन्होंने लिया जीडीपी या आउटपुट, जो आपको दिल करे, जीडीपी लिख लेते हैं यहाँ पे, वाई एक्सिस पे प्राइस, एक्स एक्सिस पे जीडीपी। और हमारी जो सप्लाई कर्व बनती है वो कुछ इस तरह बनती है।
और न्यू क्लासिक वालों का कहना यह था कि यहाँ पे डिफरेंट है बिटवीन शॉर्ट रन और लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई। ये हमने क्या बनाई है अपनी शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई। और इनका कहना यह था कि यहाँ पे डिफरेंस है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के अंदर। शॉर्ट रन में क्या होता है, अगर प्राइस इंक्रीज करे तो आपकी सप्लाई भी इंक्रीज करती है, यानी कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल से दिखाऊं कि ये आपकी प्राइस है, अगर आपकी प्राइस इंक्रीज करके यहां पर आ जाए तो आपकी आउटपुट यहां पर आ जाएगी, और अगर आपकी प्राइस इंक्रीज करके यहां पर आ जाए तो ऑटोमेटिकली आपकी आउटपुट इंक्रीज करके यहां पर आ जाएगी। तो ये क्या देखा हमने कि प्राइस के अंदर इंक्रीज भी जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। फिर इन्होंने क्या कहा कि आपके पास एक लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई भी आती है, और एज्यूम किया जाता है कि यहां पर इकोनॉमी अपने तमाम जो उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उनको अचीव कर चुकी है और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर है। अगर इकोनॉमिक जो है आपकी वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर हो तो इसका मतलब यह है कि यहां से आगे आप कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर सकते। आपके पास जितने भी रिसोर्सेज थे वो आप यूटिलाइज कर चुके हो, जितने भी आपके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे उनको आप यूज कर चुके हो, और इससे आगे आप आगे मूव नहीं कर सकते। तो यहां पर हम अपना लॉन्ग रन एग्रीगेट ऑफ सप्लाई ड्रॉ कर लेते हैं, और इसको हम थोड़ा सा आगे को मूव कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, जहां पर इकॉनमी जो है वो अपना फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव कर चुकी हुई है। इस पॉइंट के ऊपर आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है और इकॉनमी यहां से जो है वो आगे नहीं जा सकती, और लेवल ऑफ आउटपुट जो है यहां पर अचीव हो चुका है, और तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने यूटिलाइज कर चुके हैं। देखिए अगर आपने इस पॉइंट के ऊपर जितनी आपके पास लेबर थी वो तमाम लेबर आपने यूज कर ली है, तो इस पॉइंट से आगे क्या आप प्रोडक्शन कर सकते हैं? नहीं। जितने आपके पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे, जितना आपके पास कैपिटल था, उस सबको आप यूटिलाइज कर चुके हो, तो क्या इससे ज्यादा आप आगे जा सकते हो? नहीं। तो इनका कहना यह था कि सप्लाई को आप ज्यादा से ज्यादा ले जाकर भी एक लॉन्ग रन फैक्टर तक, यानी कि यहां तक बढ़ा सकते हो, इससे आगे आप नहीं बढ़ा सकते। और शॉर्ट रन में इनका कहना यह था कि जैसे जैसे आपकी प्राइस इंक्रीज करती जाती है मार्केट में आपकी सप्लाई भी जो है वो इंक्रीज करती जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो केनेजियन अप्रोच वाले आ गए। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने भी इसी तरह जो है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ किए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ किए, और एक्स एक्सिस पे उन्होंने जीडीपी लिया और वाई एक्सिस पे उन्होंने जनरल प्राइस लेवल लिया। इनका कहना यह था कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपकी जो इकोनॉमी है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर नहीं है तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो आपकी फ्लैट होगी, यानी कि बिल्कुल सीधी होगी। फिर उन्होंने आगे क्या डिस्कस किया कि जैसे ही आपका आउटपुट इंक्रीज करेगा इकोनॉमी जो है वो आपकी स्पेयर कैपेसिटी को यूज करेगी, यानी कि जैसे ही आप अपनी सप्लाई को बढ़ाना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे, आपके पास जो फालतू चीजें, जो फालतू कैपेसिटी पड़ी थी, लेट्स सपोज अगर आपका जो है आप एक फैक्ट्री बनाते हो जूतों की और वहां पर आप 10 यूनिट बनाते हो, लेकिन इस टाइम आप जो है वो आपकी इतनी डिमांड है नहीं, इतनी सप्लाई आपको मार्केट में जरूरत ही नहीं है, ना ही आप अपने तमाम वर्कर यूज कर रहे हो, ना ही अपनी मशीनरी से 10 के 10 यूनिट बना रहे हो, आप सिर्फ जो है वो मार्केट में 5 यूनिट चाहिए सप्लाई, आप 5 ही यूनिट जो है वो बना रहे हो। तब क्या होगा, ना तो आपने अपना फुल एम्प्लॉयमेंट लिया, क्योंकि अगर आपने फुली यूटिलाइज ही नहीं किया, 5 यूनिट बना रहे हो, और लेबर भी आप फुल यूटिलाइज नहीं कर रहे, सिर्फ 5 ही यूनिट आप बना पा रहे हो, हालांकि मशीन जो है वो 10 यूनिट बना सकती है, तो आप सिर्फ 5 यूनिट बना रहे हो। तो ना तो आप फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे पहुंचे हो, और जब आप फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे नहीं पहुंचे तो इनका कहना यह था कि जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो फ्लैट हो जाती है। फिर क्या, अगर आप अपने आउटपुट इंक्रीज करना चाहते हो, यानी कि अगर आप 5 से 7 पे जाना चाहते हो, तो आपके पास कैपेसिटी है, आप स्पेयर कैपेसिटी को यूज करके 5 से 7 पे जाओगे, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका प्राइस लेवल बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होगा।
क्योंकि जहां पे 5 यूनिट बन रहे थे मशीन वहां पे 7 भी बना सकती है, जहां पे 5 बन रहे थे वहां पे मशीन 8 भी बना सकती है। लेकिन जैसे ही आप 10 यूनिट तक पहुंच गए तो आपने क्या किया, अपना फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल यूज कर लिया। अब आप 10 यूनिट से ज्यादा नहीं बना पा सकते, लेबर भी आपके पास इतनी ही है 10 यूनिट बनाने की, और मशीन भी आपकी 10 ही यूनिट बना सकती है। तो फिर इन्होंने क्या कहा कि आप फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर पहुंच के अब आपकी एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो वर्टिकल हो जाएगी। इनका मानना यह था कि आप आपकी एग्रीगेट सप्लाई जो है वो वर्टिकल हो जाएगी, और एग्रीगेट सप्लाई इट विल नॉट बी पॉसिबल टू इंक्रीज आउटपुट। आप जो है वो आउटपुट इंक्रीज ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहां पर आप जो है वो अपना फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो अचीव कर चुके हुए हो। इस पॉइंट के ऊपर आप क्या कर चुके हुए हो, अपना फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो अचीव कर चुके हुए। अब ना तो आप अपना आउटपुट बढ़ा सकते हो। देखिए जी, आपकी फर्म जो है आपकी जो फैक्ट्री है, ये डॉट डॉट जो आपको यहाँ पे लाइन नजर आ रही है, या आप यहाँ पर जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अपना अचीव कर चुके हो। अब आप इससे ज्यादा बना ही नहीं सकते। इस पॉइंट पे आकर आप रुक गए हो, क्योंकि आपने सोचा था 5 यूनिट। जब आप 5 यूनिट बना रहे थे तब तो आपका यहाँ पे फ्लैट था। जैसे अगर आपको 6 यूनिट बनाने की जरूरत पड़ी, आपने उसी मशीन को यूज करके 6 बना लिए। लेकिन जब आप 10 यूनिट के ऊपर आ चुके, इधर 10 यूनिट आप बनाने पर आ चुके हैं, यहाँ 10 पर, तब आप क्या कर सकते हो, अब इसको इंक्रीज नहीं कर सकते। अब आपकी एक कर्व क्या हो जाएगी, वर्टिकल हो जाएगी। समझ आ रही है? फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि जब आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है, उसके बाद जो आपकी एग्रीगेट सप्लाई है, इसको मैंने डिस्कस कर लिया। इसमें जो है वो कुछ फैक्टर्स हैं जो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई को मूव करा सकते हैं राइट को या लेफ्ट को। उसमें क्या है, अगर आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो जाएं, लेबर और कैपेसिटी, तो आप सप्लाई को कम या ज्यादा कर सकते हो। अगर आपके पास लेबर ज्यादा है आप सप्लाई बढ़ा सकते हो, अगर आपके पास कैपेसिटी ज्यादा है आप सप्लाई कम कर सकते हो। उसी तरह जैसे 5 यूनिट से आप 10 यूनिट पे जा सकते हो। अपनी जो आपकी एग्रीगेट शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई है उसको S1 से S2 पे लेके जा सकते हो, यानी कि उसको आगे को मूव करवा सकते हो सेम प्राइस लेवल के ऊपर रहकर, क्योंकि खर्चा तो उतना ही होना है। आपने 10 मजदूर रखे हैं और मशीन आपने 1 लाख के लिए वो 10 यूनिट बनाती है एक दिन के अंदर, तो आप उसे 10 बनाए, आप उसे 5 बनाए, मशीन को क्या, पैसे तो जो खर्चने हैं वो खर्च गए, लेबर को जो पैसे देने हैं तो वो तो पैसे आप दे चुके हैं। तो इस चीज को वो एक्सप्लेन कर रहा है कि सेम प्राइस लेवल के ऊपर रहते हुए आप इसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगर आपके बढ़ जाए, यानी कि आपके पास स्पेयर कैपेसिटी है, आप इसको आगे ला सकते हो। आपके पास कैपिटल ज्यादा है, आप अपने शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई को आगे मूव करा सकते हो। इसी तरह अगर आपके पास क्वालिटी ऑफ लेबर फोर्स है, पहले वही यूनिट जो है वो 5 मिलके बना रहे थे लेबर, अब वही यूनिट जो है वो लेट्स सपोज अगर वो 1 घंटे के अंदर 5 यूनिट बना रहे थे, अब वो 1 घंटे के अंदर 6 यूनिट बना रहे हैं, तो इससे भी आप अपनी सप्लाई को आगे मूव कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। तो S1 से कहां लेके जा सकते हो, S2 के ऊपर लेके जा सकते हो। S1 से कहां लेके जा सकते हो, आप S2 की तरफ लेके जा सकते हो। इसी तरह चेंज अगर टैक्स में आ जाता है या सब्सिडी आपको मिल जाती है, जब आपको सब्सिडी मिल जाएगी तब भी आप इसको आगे की तरफ लेकर जा सकते हो। अगर चेंज इन इन्फ्लेशन आ जाए, इन्फ्लेशन का इफेक्ट हमने डिस्कस किया था, यानी कि अगर आपकी वेजेस में की प्राइस राइज हो जाए, अगर आप पहले 100 रुपया देते थे अब आप 150 रुपया दे रहे हो, अब आप सप्लाई को बढ़ा नहीं सकते। अब आपकी सप्लाई क्या होगी, पीछे को आएगी, यहां पे आगे की तरफ नहीं जाएगी, अब वो बैकवर्ड आएगी, पीछे की तरफ आएगी, इनवर्ड आएगी, यानी कि अंदर की तरफ आएगी। आपकी सप्लाई कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन की वजह से आपकी सप्लाई कम होती है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि अगर चेंज इन इन्फ्लेशन हो तो क्या होगा, अगर आपकी इन्फ्लेशन बढ़े तो आपकी जो सप्लाई है वो इनवर्ड आएगी। अगर आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़े, लेबर कैपिटल बढ़े, तो आपकी सप्लाई आउटवर्ड जाएगी, बाहर को मूव करेगी। इसी तरह यही सारे फैक्टर्स जो है वो आपसे कहां पे पूछ सकता है, यही तमाम फैक्टर्स जो है वो आपसे एग्रीगेट डिमांड के अंदर भी पूछ सकता है। यहां पर कि इसको बाहर मूव कौन कौन सी चीजें कराती हैं, इसको AD1 से AD2 पे कौन कौन सी चीजें लेके जा सकती हैं। अगर आपके पास मोर इनकम है, अगर फर्म जो है वो ज्यादा जगहों पे इन्वेस्ट कर रही है, इसका उलट कर लेंगे, अगर फर्म कम जगहों पे इन्वेस्ट कर रही है, अगर वो इन्वेस्टिंग नहीं कर रही नए प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो ये क्या होगा, आपकी एग्रीगेट डिमांड इनवर्ड हो जाएगी। आउटवर्ड कैसे होगी, अगर वो इन्वेस्टिंग कर रही है प्रोजेक्ट्स के अंदर,
तो ये एमसीक्यू में पूछ सकता है। अगर गवर्नमेंट मोर स्पेंड नहीं कर रही इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के ऊपर तो ये इनवर्ड हो जाएगी। अगर गवर्नमेंट ज्यादा स्पेंड कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तो ये आउटवर्ड हो जाएगी। इसी तरह एक्सपोर्ट क्या है कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा बाहर चीजें बना के बेच रहे हो तो क्या होगा, आपकी डिमांड, आपकी एग्रीगेट डिमांड आउटवर्ड हो जाएगी। और अगर ये एक्सपोर्ट कम हो जाएगी तो डिमांड इनवर्ड हो जाएगी। तो आउटवर्ड और इनवर्ड के जो रिलेशनशिप है इसको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है, ताकि अगर आपसे पूछे तो आप इसको अच्छे तरीके से हैंडल कर सको। दोबारा चलते हैं हम डायग्राम के ऊपर। हमने जो है वो केनेजियन के साथ भी जो है वो इस चीज को डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमने जो है वो अपना उसके साथ भी जो है न्यू क्लासिकल अप्रोच के साथ भी इस चीज को जो है वो हमने देख लिया। अब हमारे पास क्या है, अब हम एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड को इक्विलिब्रियम अप्रोच के ऊपर लेकर आते हैं, यानी कि आपकी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो कहां पर इक्विलिब्रियम के अंदर आती है, इस चीज को डिस्कस करते हैं कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अगर एक जगह के ऊपर आ जाए तो क्या आपके पास फैक्टर्स आ सकते हैं। हम उसी तरह जो है वो अपना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिया। हमें पता है कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो इस तरह होती है और एग्रीगेट सप्लाई आपके पास कुछ इस तरह होती है। या आपके पास शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई है या आपके पास एग्रीगेट डिमांड है, और हम अज्यूम करते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो है वो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई है। तो इनके नाम लिख देते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया प्राइस, यहाँ पे हमने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ले लिया, यहाँ पर जो है वो हमने लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई ले लिया, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई ले लिया। यहां पर हमने शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई ले लिया। ये हमारे पास एग्रीगेट डिमांड आ गई। अब जहां पर ये दोनों एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, जिस पॉइंट के ऊपर ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ई। ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये पॉइंट हमारे पास क्या है, ई। ये पॉइंट हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहां पे मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इक्विलिब्रियम को अचीव कर लिया। तो यहां पे क्या किया हुआ है कि ये जो पॉइंट जहां पर ये दोनों मीट कर रहे हैं, ये आपके पास क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और यहां पर आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इक्विलिब्रियम के ऊपर पहुंच जाती है। द मैक्रो economics is an equilibrium at the point where short run aggregate supply is equal to the aggregate demand। जहां पर आपकी शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई इक्वल एग्रीगेट डिमांड के ऊपर, उसे हम कहते हैं जी ये आपकी मैक्रो इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर है। अब जो हमने चीज डिस्कस करनी है वो है आउटपुट गैप। ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव गैप भी हो सकता है, यानी कि ये डिफ्लेशन भी हो सकता है और इन्फ्लेशनरी भी हो सकता है। डिफ्लेशनरी कब होगा, इन्फ्लेशनरी कब होगा, इसे जो है वो डिस्कस करते हैं। ये आपके पास जो है वो डिफ्लेशनरी गैप और इन्फ्लेशनरी गैप को अब हम उसी डायग्राम के जरिए जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई से इनवर्ड है, इक्विलिब्रियम इसके अंदर बना है, इस जगह के ऊपर बना है। अब आप देखें लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई इस जगह के ऊपर है जहां पे मेरा कर्सर है, और इक्विलिब्रियम इसकी अंदर वाली साइड पे बना है। तो ये जो यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो गैप है, ये जो गैप है आपके पास, ये इस गैप को हम क्या कहेंगे, यहां से यहां तक जो गैप है, इस गैप को हम कहेंगे डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप यानी कि यहां पर आप क्या है, वाई एफ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर है, और ये अगर हम इसको वाई कह दें तो वाई से लेकर वाई एफ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास डिफ्लेशनरी गैप है। डिफ्लेशनरी गैप है। Exist when the equilibrium in an economy is less than the production potential।
अगर ये प्रोडक्शन पोटेंशियल से कम है, इक्विलिब्रियम प्रोडक्शन पोटेंशियल से कम ही है ना सर जी, प्रोडक्शन पोटेंशियल से कैसे कम है, यहां पे जाके आप फुल प्रोडक्शन को अचीव करेंगे ना, तो इक्विलिब्रियम तो अंदर अंदर बन रहा है, अभी आप मजीद भी अपनी चीजों को बढ़ा सकते हो, मजीद भी बना सकते हो, तो ये तो इक्विलिब्रियम जो है वो प्रोडक्शन पोटेंशियल से कम ही है, लेस ही है, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, डिफ्लेशनरी गैप कहलाएगा, जिसे हम नेगेटिव गैप भी कहते हैं। तो ये भी आपसे पूछ सकता है नेगेटिव गैप क्या है, तो हमें पता है कि नेगेटिव गैप क्या है, जब इक्विलिब्रियम के अंदर आपकी इकोनॉमी जो है वो लेस देन प्रोडक्शन पोटेंशियल के हो, तो हम इसे डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं। नेगेटिव गैप वेयर एन इकोनॉमी इज परफॉर्मिंग बिलो इट्स पोटेंशियल और एक्चुअल आउटपुट, तो यहां से बिलो ही परफॉर्म कर रही है ना, वाई एफ से कम ही है, वाई एफ से कम है ना सर जी, वाई एफ से कम है। अब हम देखते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव को देखते हैं। ये देखें यहां पर भी